प्यारे साथियों नमस्कार। साथियों, आप लोग का कहना था कि मंटू सर जल्दी से हम लोग को बता दीजिए कि मैथ्स के सारे फॉर्मूले के ट्रिक क्या है, कैसे उसे याद रखें और एक वीडियो में सभी फॉर्मूले बता दीजिए जिससे कि हम लोग को दिक्कत ना हो। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं आपकी कक्षा 10वीं का जितने भी फॉर्मूला है सारे चैप्टर के, वो सब कुछ बताने वाले हैं। प्लीज़ तो जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों और साथियों में इसे शेयर कर दीजिए और एक एक पॉइंट आप इसे नोट करिएगा। बहुत सारा ट्रिक भी आपको बताने वाले हैं, जो आप बार बार भूल जाते हो फॉर्मूले को, तो उसका भी ट्रिक बताने वाले हैं। प्लीज़ तो क्लास में बने रहिए मेरे दोस्त, और आइए बढ़ते हैं आगे। और इसके पहले यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिएगा आपको आगे से वीडियो जो है नहीं मिल पाएगी, क्लास आपको नहीं मिल पाएंगी। साथियों, सबसे पहला जो है ना वो आपका चैप्टर है कक्षा 10वीं में वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या में आप लोग को पढ़ना क्या है, कौन कौन से फॉर्मूले हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला जो है वो है कि भाज्य बराबर जो है वो भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है, जो कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि यदि मैं किसी संख्या से भाग देता हूं यहाँ पे, तो हम लोग को ये कितना आएगा, 3 दूनी 6, और इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 1। अब इसमें क्या है, किसे भाज्य कहते हैं, किसे भाजक कहते हैं, किसे शेषफल कहते हैं, और ऐसा क्यों होता है उसके भी बारे में बता देते हैं। ध्यान से सुनिएगा। तो बाबू, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो होता है सबसे अंतिम में जो आता है उसे क्या कहते हैं मेरे भाई, आप लोग जानते हो सर, इसे हम लोग शेषफल कहते हैं। बहुत प्यार से सुनिएगा। ये जो होता है उसे हम लोग भागफल कहते हैं, सही है। दूसरी बात कि इसे जो होता है वो हम क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं, और जो बीच में होता है इसे हम लोग कहते हैं भाज्य कहते हैं। सही बात है। अब होता क्या है फॉर्मूला में, ध्यान से सुनना यहां पे, कि भाज्य बराबर जो होता है वो भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। क्या होता है मेरे भाई, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस, यहां होता है भागफल, अब प्लस में होता है शेषफल। मेरे भाई यहां से ध्यान से सुन लेना तुम लोग, ठीक है। शेषफल होता है, कहने का मतलब हो गया कि जो भाज्य होगा मेरे भाई, तो भाज्य कितना है 7, बराबर होगा भाजक गुणे भागफल। भाजक का मतलब कितना है, यहां पे 3 है, गुणे भागफल कितना है तो 2 है, अब प्लस का शेषफल, यानी कि शेषफल कितना 1 है। अब ध्यान से देखना, ये जो 7 है वो 7 के बराबर इतना ये होगा। कैसे, 3 दूनी 6 और 6 कितना हो गया 7। तो कोई भी आप जब भी भाग देते हो तो वह इसी कंडीशन, इसी रूप का आएगा। लेकिन इस चैप्टर में हमारे यूक्लिड जी साहब आए, और यूक्लिड जी कहे क्या कि एक बात ध्यान रखना, उन्होंने कहा कि जो भाज्य होता है उसको उन्होंने कहा इसे हम a मानते हैं। फिर उन्होंने कहा कि भाजक को हम, भागफल को हम लोग q मानते हैं, और शेषफल को हम r मान लेते हैं। और जो भाजक है उन्होंने कहा, यूक्लिड जी ने, किन्होंने कहा, यूक्लिड जी ने कहा कि भाजक को हम यहाँ पे b मान लेते हैं। ठीक है, तो हो क्या जाएगा बेसिकली, a बराबर बी क्यू प्लस का r हो जाएगा मेरे दोस्त। यह बात है, यह बात बिल्कुल सही है कि a को भाज्य मानोगे तो वही बात हो गया कि भाज्य बराबर भाजक गुणे शेषफल, तो वही बात है। भाज्य को a है तो 1 हो गया 7, b भाजक है तो हो गया यहाँ पे भाजक 3, भागफल क्या है 2, तो 2 यहाँ पे भागफल q हो गया, जो उन्होंने भागफल कह दिया, और r जो है वह r का r हो गया। तो भाई एक आदमी ने कहा कि यूक्लिड जी ने, ये कौन सी बड़ी बात है यार, मैं तो यार बचपन से पढ़ते आ रहा हूं कि यही होता है। मैं भी कह रहा हूं और आप भी कहोगे सही बात है यार, ये तो वही होता है ना कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। तो फिर यूक्लिड जी ने नई बात क्यों कह दी, इसमें नई है क्या, 10वीं क्लास में इसे ही क्यों पढ़ना है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, इसमें नई बात है। अब क्या है उसे समझते हैं। उन्होंने ये बात कहते कहते कह दिया कि भाई मेरे ध्यान से तुम सुनना, इसमें नई बात यह है कि जो हम लोगों का r होगा ना, r का मतलब क्या कहते हैं मेरे बच्चे, शेषफल, वो हमेशा हमेशा होगा क्या, 0 से बड़ा होगा या फिर उसके बराबर हो सकता है। लेकिन एक बात होगा, वहां पे एक व्यक्ति ने पूछा कि क्या बात होगा भाई, वो हमेशा जो है मेरे दोस्त वो b से छोटा होगा। कौन, r, यानी कि शेषफल। यही बात जो है ना यूक्लिड जी ने कही, और जब इसे जांच किया गया तो यूक्लिड जी का बात यह सत्य हो गया।
अब जाकर के आपको आज यूक्लिड विभाजन के बारे में यूक्लिड का क्या कथन है, अब मुझे ऐसा लगता है कि समझ गए होंगे कहानी के माध्यम से। ठीक है, समझ गए। देखो यूक्लिड जी ने तो ये बात कही कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। फिर एक व्यक्ति ने कहा ये बात तो सही है यार, आपने उसका केवल नाम ABCD के रूप में रख दिया। नया क्या किया उन्होंने, नया खोज निकाला कि दुनिया का कोई भी क्वेश्चन होगा, यदि दो धनात्मक पूर्णांक होंगे a और b, और यदि उसमें भाग दिया जाएगा तो हमेशा जो शेषफल होगा वह b से छोटा होगा, यानी कि भाजक से छोटा होगा, और वो 0 हो सकता है या उसके बराबर हो सकता है या उससे बड़ा हो सकता है, लेकिन कभी भी b से बड़ा नहीं हो सकता है। क्यों? ध्यान से इस बात को भी समझ लो मेरे दोस्त। ये बात क्यों कहा उन्होंने, आप चेक भी कर सकते हो। ये b है ना, और ये क्या है, r है, b से छोटा है कि नहीं है? तो बताओ आज तक तुम लोग कभी पढ़े हो कि शेषफल माइनस भी होता है? कहोगे कि ना भाई साहब नहीं होता है। यही बात तो यूक्लिड जी ने कह दिए। क्या कभी तुम पढ़े हो कि इससे ज्यादा ये मान होता है? ना भाई ना, नहीं पढ़े हैं, क्योंकि जैसे ही मान ये 3 से 4 होगा फिर एक बार भाग लग जाएगा। और यही बात यूक्लिड जी ने कहा, और यही बात नहीं है, और यही बात आपके चैप्टर में पढ़नी है। अब मुझे लगता है कि आप यूक्लिड विभाजन के बारे में, यूक्लिड जी के बारे में जान गए सिर्फ इस कथन से। अब आपको आसान हो जाएगा सारी चीजें। तो यदि आपको भाजक ज्ञात करना हो, भाजक का मतलब क्या होता है मेरे भाई, यदि b ज्ञात करना हो तो फॉर्मूला लगा लोगे भाज्य माइनस शेषफल बट्टा भाजक, और भागफल ज्ञात करना होगा तो भाज्य माइनस शेषफल बट्टा भाजक, और शेषफल ज्ञात करना होगा तो भाज्य माइनस भाजक गुणे भागफल। सीधी सी बात है ना, आप आसानी से इसे ज्ञात कर सकते हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, तो चलो यहां तक यदि सीख गए, समझ गए, तो समझो कि बहुत अच्छी बात है। अब देखो वही बात जो है यहां पे उन्होंने कहा कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होती है, जहां r जो है वो हमेशा हमेशा b से छोटा होगा और r के बराबर होगा, ये 0 के बराबर हो सकता है या फिर उससे बड़ा हो सकता है, कि कभी भी शेषफल निगेटिव नहीं होगा, यानी कि माइनस नहीं होगा। सीधी सी बात है। तो मेरे बच्चे आज समझ गए होंगे, मुझे ये उम्मीद है, आगे भी सीखेंगे और समझेंगे। भाई मेरे इस चैप्टर में एक और फॉर्मूला है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है वह उनका मौसा गुणे लौसा होता है। यानी आप कहने का मतलब हो गया, यदि दो संख्या दी गई हो, a गुणे b दिया गया हो, यानी a और b दिया गया हो, तो इसका गुणनफल a गुणे b बराबर जो है HCF यानी कि मौसा गुणे LCM यानी कि लौसा के बराबर होगा। कहने का मतलब ये है कि मान लो कि कोई संख्या 3 और 4 दिया गया हो, ठीक है, और यदि इसको हम गुणा कर दे तो 4 3 कितना होगा, 12 होगा, ठीक है, और इसका हम लौसा और मौसा निकाल के भी गुणा करेंगे ना तो वो भी 12 ही होगा। ठीक है बात है, तो ये याद करके रखना है, इनके कहने का मतलब ये है। तो यदि यहां से HCF आपको निकालना होगा तो क्या निकालोगे, a गुणे b अब बटा LCM, जिसका इस्तेमाल आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा होता है। यदि आपको LCM ज्ञात करना होगा तो आप कहोगे सर a गुणे b बटा हो जाएगा तब HCF, यानी कि जब HCF ज्ञात करना होगा तो नीचे LCM हो जाएगा किसके, a गुणे b के, जब LCM ज्ञात करना होगा तो a गुणे b के HCF हो जाएगा। यदि मेरे बच्चे कह दिया जाए कि एक संख्या दी गई है, यानी पहली संख्या दी गई है, दूसरी संख्या क्या होगा, तो आप कहोगे, या फिर कह दिया जाए दूसरी संख्या पहली संख्या क्या होगा, तो कहना पहली संख्या a बराबर होगा HCF क्या होगा बताओ मेरे बच्चे, HCF गुणे LCM, अब बट्टा क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, कहोगे सर b वाला हो जाएगा। यदि कह दे कि दूसरी संख्या बता दो तब क्या होगा, HCF गुणे LCM, ठीक है, और बटा हो जाएगा a, यानी कि पहली संख्या। a को पहली संख्या मानना, b को दूसरी संख्या मानना। ठीक बात है, तो ये आपका फॉर्मूला इतना बनकर के रेडी होता है। बताओ यहां तक समझ में आया नहीं आया, नीचे कमेंट करना। तो भाई मेरे फॉर्मूला जो है ना रटोनत समझो, क्योंकि मैं एक बार नहीं 1000 बार बोला हूं मेरे भाई कि यदि फॉर्मूला जब तक रटोगे तब तक समस्या होगी, और मुझे पता है कि अब आपको समस्या नहीं होगी ये सारी बात सुनने के बाद। सही बात है, यस। तो गुरुजी आगे बढ़ते हैं, वही बात है a गुणे b बराबर HCF गुणे LCM, और इसके माध्यम से मैंने कई सारे चीज बता दी। यानी कहने का मतलब हो गया कि 2 को दे दिए 3 और 4, और कह दे कि इसका जो है ना LCM ज्ञात कर दो क्या होगा, और इसका HCF दिया गया है। मान लो कि दो को संख्या है 3 और 4 है और इसका HCF ही दे दिया गया है, ठीक है, तो कह दे कि भाई LCM ज्ञात करना। क्या करोगे, LCM बराबर a गुणे b बटा HCF, LCM निकल जाएगा। ठीक है,
चलो तो इस तरीके से हो जाएगा मेरे भाई। अब बढ़ते हैं दूसरे चैप्टर की ओर। पहले चैप्टर का फॉर्मूला सारा का सारा क्लियर है, इससे ज्यादा कोई फॉर्मूला नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है बात है, सही बात है, यस। चलो तो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई बहुपद के बारे में। बहुपद में होता क्या है कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप पूछता है आपके एग्जाम में, तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है ax + b के रूप में। इसके घात पूछेगा कि इसके कितने घात होते हैं मेरे बच्चे, याद करके हमें इसके एक घात होते हैं। एक एक स्टेप बहुत ही सुंदर से समझना। दूसरा आता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, तो वो होता है ax² + bx + c, और इसमें पूछता है कि द्विघात बहुपद की बहुपद की घात की संख्या कितनी होती है, तो मेरे बच्चे कहेंगे कि सर 2 होती है। बाबू आपके एग्जाम में यदि पूछेगा कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होते हैं, तो मेरे बच्चे कहेंगे यहाँ पे AQ होगा, ध्यान दे देना, यहाँ पे मिस्टेक हुई है, यहाँ पे AQ होगा, ठीक है। तो कहोगे मेरे बच्चे कि AQ + bx² + cx + d होता है, और इसका घात की संख्या कितनी होती है, मेरे बच्चे कहेंगे सर इसकी घात की संख्या 3 होती है। 3 दिख रही है ना, नहीं दिख रही है तो इसे थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं मेरे बच्चे, इधर कर देते हैं, सही बात है, अब दिख रही है। चलो बाबू आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x² - α + β × x + α × β। यानी आपके एग्जाम में क्या करेगा, अल्फा और बीटा का मान दे देगा। मान लो कि अल्फा का मान दे दिया 3 और बीटा का मान दे देगा बाबू आपके 4, और कहेगा इससे द्विघात समीकरण क्या, ये द्विघात बहुपद बना दो, तो आप क्या करोगे, ये वाला फॉर्मूला लगा देना। आप कहोगे सर x² - α + β यानी कि 3 + 4 इंटू हो जाएगा x + α × β यानी कि 3 गुणे हो जाएगा 4। इसको सॉल्व कर दोगे प्यार से अच्छे तरीके से, तो x² - 4 3 7 7x और 4 3 हो जाएगा 12। लो ये आपका बहुपद द्विघात बहुपद ज्ञात हो गया। ऐसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, सही बात है कि नहीं बात, एक बार हाथ हम सब कर दो कि हाँ सर सही बात है, बहुत सुंदर बात है। चलो सुंदर बात है, तो आगे बढ़ते हैं और अगले वाली चीजों को हम लोग अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। तो मेरे भाई ध्यान देना, नोट में कुछ चीज है कि बहुपद की जगह यदि समीकरण हो तो केवल बराबर 0 लगा देना है। यानी कहने का मतलब है कि देखो द्विघात बहुपद हो और एक होता है द्विघात समीकरण, सब बात वही होता है, दोनों का व्यापक रूप एक ही जैसे होता है, ax² + bx + c होता है। क्या बोला बाबू, ax² + bx + c होगा, तो ये हो जाएगा इस तरीके से बहुपद, और जैसे ही इसके बराबर कर दोगे 0 तो ये हो जाएगा समीकरण, बस हो गया, ठीक बात है। तो आज के बाद से कंफ्यूज होगा द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में। द्विघात बहुपद सिर्फ क्या होगा, इस तरीके से होगा, और इसके बराबर यदि 0 लगा दोगे तो द्विघात समीकरण हो जाएगा। कहने का मतलब अर्थात ये है, समझ में आ रहा है, यस। चलो अब सुनना मेरे भाई, इसमें कह देगा कि अल्फा + बीटा बराबर क्या होता है, तो तुम कह देना कि -b/a हो जाता है। कह देगा कि अल्फा × बीटा क्या होता है, तो कह देना भाई साहब मेरे c/a होता है, ठीक है। कह देगा एग्जाम में कि 1/α + 1/बीटा का वैल्यू बता दो, तो कह देना -b/c होता है। लो सही बात है, यही बात आपको यहां पे नोटिस कराई गई है, ठीक है। चलो अब मेरे बच्चे कहेगा त्रिघात बहुपद में, कहेगा कि भाई त्रिघात बहुपद में अल्फा + बीटा + गामा का योगफल क्या होगा, यानी कि त्रिघात बहुपद में योगफल बता दो, तो कहना भाई साहब कि अल्फा + बीटा + गामा जो होता है उसके बराबर होता है -b/a होता है। कह देगा कि 2 करके शून्यकों का योगफल क्या होगा, या गुणनफल है ना, तो कहना कि 2 करके यानी कि अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फा, ठीक है, गामा भाई साहब गामा अल्फा, ठीक है, गामा अल्फा, तो कह देना भाई मेरे c/a होता है। कह देगा कि इसका गुणनफल क्या होता है, तो आप कह देना बाबू कि अल्फा × बीटा × गामा बराबर होता है -d/a। लो भाई साहब सीधी सी बात है, ये फॉर्मूला याद करके रखना, ये फॉर्मूला बड़ा काम की चीज है, ठीक है। और ये आपको ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा त्रिघात बहुपद वाला केवल 5 अंक वाले प्रश्न, क्योंकि जब भी पूछेगा 5 अंक में पूछेगा, नहीं तो ऑब्जेक्टिव 1 अंक में पूछेगा, सही बात है। तो इस तरीके के आपके सारे के सारे जो है ना आपके द्विघात बहुपद भी खत्म हो जाते हैं, कोई फॉर्मूला इससे ज्यादा नहीं है भाई। मेरे सबसे ज्यादा अगर कोई दिक्कत करता है आपके एग्जाम में तो हाई वाला है ना, लेकिन जब क्रैश कोर्स पढ़ा रहे हैं तो उसमें सारी चीजें मैंने क्लियर कर दिया, कुछ भी दिक्कत नहीं हो रहा होगा, है ना, कोई भी समस्या नहीं हो रहा होगा। देखो भाई क्या होता है, जब a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं हो, यानी कि वो बराबर ही नहीं हो, जब बराबर नहीं होगा तो कहना कि भाई साहब ये संगत होगा। कैसा होगा, संगत होगा, यानी कि उसका हल एगो निकलेगा। कितना हल निकलेगा, एगो, केवल एक हल होगा, और इसकी जो रेखा होगा वो प्रतिच्छेदी करती हुई रेखा होगी, यानी कि इसकी रेखा इस तरीके से होगी, कहीं ना कहीं एक बार काट देगी। दूसरा ये अविरोधी करेगा, अविरोधी माने अ माने न ही, विरोध माने विरोध करने वाला, यानी कि जिसका विरोध करने वाला न हो उसे कहते हैं अविरोधी। तो अविरोधी का मतलब क्या हो गया, जिसका विरोध न करे, यानी कि उसका हल निकल रहा है, अगर निकल जाता तो विरोध कर देता, लेकिन इसका हल नहीं निकल रहा है, इसलिए हो जाएगा अविरोधी, है ना। और विरोधी में भी बच्चे कई बार समझ लेते हैं कि भाई विरोध कर रहा है, नहीं,
विरोधी का मतलब हो गया, हाँ मतलब विरोधी में समझ लेते हैं, विरोध है इसलिए इसमें विरोधी भी कर देते हैं। भाई साहब विरोधी नहीं होता, इसमें होता है अविरोधी, यानी सिंपल सी बात है, जिसका एगो हल निकलेगा वो अविरोधी माने विरोध नहीं कर रहा है, और जिसका हल नहीं निकलेगा वो विरोधी कर रहा है, यानी वो विरोध उत्पन्न कर रहा है ना, यानी कि झगड़ा लड़ाई कर रहा है सब चीज। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, मेरे ध्यान से सुनना। अगर दो को कंडीशन में बराबर हो जाए और तीसरा बराबर ना हो, बाबू अगर दो को कंडीशन बराबर हो जाए, यानी कि A1/A2 बराबर B1/B2, लेकिन अंतिम वाला बराबर नहीं हो, तो कह देना भाई तुम जो है ना वह असंगत है, यानी कि तुम कभी भी तुम्हारा हल नहीं निकल सकता है। तुम्हारी जो रेखा होगी ना वह इस प्रकार से होगी, तुम कहीं नहीं काटेगा, तो जब कहीं नहीं काटोगे बाबू तो क्या हो जाएगा, इसका कोई हल नहीं होगा। तो सीधी सी बात है, इसका कोई हल नहीं होगा, ये समानांतर होगा और ये विरोध करेगा। क्यों विरोध करेगा, कि इसका एक को हल नहीं निकल रहा है, तो ये ध्यान रखना, ये विरोधी होता है। अब मुझे नहीं लगता है कि भाई साहब कहीं समस्या होगा। एक कंडीशन होता है कि सारा का सारा आपस में बराबर हो जाता है। देखो ध्यान से, अब देखो यहाँ पे सब का सब बराबर दिख रहा है, तो कहना कि भाई तुम संगत है, और कहना तुम्हारा ढेर माने बहुत ज्यादा निकल जाएगा हल, है ना। तो बहुत ज्यादा हल निकलने का मतलब क्या है, बहुत बार काटेगा, बहुत बार काटने का मतलब क्या होगा कि एक ही रेखा पे एक और ही रेखा आ जाएगा, है ना, तभी ना बहुत ज्यादा काटेगा भाई। तो जब एक रेखा पे एक रेखा आ जाएगा तो कहना इसे संपाती, तुम संपाती है, और इसको क्या होगा भाई मेरे, इसके आश्रित होता है ना। क्या याद करके रखना, ये आश्रित होता है, ठीक बात है। चलो तो आपका वो भी आपका खत्म हो जाता है। कौन सा, इसके तीसरा चैप्टर, वही इंपोर्टेंट है, वही ज्यादा फॉर्मूला है। वाला चैप्टर है बाबू द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण के बारे में आइए चर्चा करते हैं। तब देखो द्विघात समीकरण क्या है, कि द्विघात समीकरण में एक होता है डी, जिसे हम लोग कहते हैं विवेचक, और विवेचक का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस का 4ac होता है। लेकिन द्विघात समीकरण के बारे में मैंने ऊपर ही कह दिया था कि इसका व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस का c बराबर का 0 होता है। जिसमें 0 नहीं होगा वो द्विघात बहुपद हो जाएगा, जिसमें 0 आ जाएगा द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो यही बन गया द्विघात समीकरण। तो कोई द्विघात समीकरण का व्यापक रूप पूछता तो याद करना। अब देखो इसके दो शून्यक होते हैं, है ना, जो कि ऊपर आपने सुना था अल्फा और बीटा। इसका पहला शून्यक होता है अल्फा और दूसरा शून्यक होता है बीटा, ठीक बात है। और यही जो है अगर कह देगा कि इसका योगफल बता दो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कह देना कि -b/a, और इसका गुणनफल कह देगा तो कह देना भाई मेरे c/a, है ना। और अल्फा बीटा होता क्या है भाई, सब कंफ्यूज हो जाएंगे, पता ही नहीं अल्फा बीटा क्या चीज है, तो ये इसके शून्यक है। फिर घात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, 3 शून्यक, एक का नाम है अल्फा, 2 का बीटा, 3 का गामा, है ना, ये याद करना भाई। मेरा ध्यान देना, ये डी जो होता है वो विवेचक होता है। विवेचक को हम लोग विविधकर भी कहते हैं, कई बार विविधकर हो जाएगा तो कंफ्यूज मत होना, सही बात है। अब देखो जब d बराबर, यदि d बराबर जो फॉर्मूला होता है b² माइनस का 4ac, उसके बराबर यदि 0 हो जाए, कहने का मतलब है कि यदि d बराबर टोटली 0 वैल्यू आ जाए, और d का मतलब क्या होता है b² माइनस का 4ac, यानी इसको जब सॉल्व करो तो उसका मान 0 आ जाएगा। और जैसे 0 आएगा तो कहना इसका मूल वास्तविक तथा समान है। कई बार पूछता है आपके एग्जाम में कि बताओ विविधकर इसमें क्या होगा, इसके मूल क्या होंगे, तो सबसे पहले आप डी निकालना, डी के बाद से चेक कर लेना, यदि बराबर होगा तो कह देना मूल वास्तविक है या फिर समान है। एक बार क्या होगा कि डी बड़ा हो जाएगा 0 से, यानी कि डी जो है ना बड़ा हो जाएगा 0 से, यानी कि 0 से बड़ा संख्या है 1 2 3 4 5, यानी अनंत, मतलब कोई भी संख्या आ सकता है। तो अब कहना मूल वास्तविक है और असमान है, क्या कहोगे, असमान है। लेकिन जब डी का वैल्यू माइनस में चला जाएगा, यानी कि डी जो है वह छोटा हो जाएगा, किससे, 0 से, जीरो बड़ा रहेगा, जैसे -1 -2 -3 -4 -5। यदि माइनस में आंसर आना शुरू हो जाए या माइनस में कोई आंसर है तो कहना कि मूल जो है ना वो अवास्तविक होते हैं, सही बात है। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। जितने भी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, आपको जानकर के हैरानी होगी कि केवल तुम फॉर्मूला याद कर लोगे ना तो कम से कम तो 20 से 25 अंक यूं ही आ जाएगा मैथ्स में, ये हमारी गारंटी है ना। और जिस किसी को गारंटी यदि हम दे दें तो समझना कि कितना इंपॉर्टेंट होता है भाई मेरे। तो 2-3 बार वीडियो को देख लेना प्ले करके। एक होता है भाई साहब मूल x। अब इसमें देखो मूल ज्ञात करने के लिए आता है, तो मूल ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला भी होता है या फिर गुणनखंड विधि से भी बना लेते हो, सही बात है। यानी कि वही वाला, या तो फिर इस वाला तरीका बोले हैं वो, या फिर पहले वाले को तीसरे वाले में मल्टीप्लाई करके बीच वाले मान निकाल के याद करो, तो वो होता है। और नहीं तो इसके मूल ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला भाई, कि मूल x बराबर होता है माइनस का b, ठीक है, और प्लस माइनस √d/2a, ठीक है। अब इसमें कहोगे सर b² माइनस का 4ac दिया गया, तो भाई साहब d के बदले तो यही होता है ना, तो या तो d/2a लिख दो चाहे d के बदले पूरा लिख दो, बात तो वही है ना।
उसी तरीके से यदि इसमें से अल्फा निकालना हो, अब देखो इसमें दो गो फॉर्मूला आता है, मतलब x का मान निकलेगा तो दो गो मान निकलेगा, क्योंकि द्विघात बहुपद में दो गो मूल होते हैं, एगो अल्फा एगो बीटा, तो एगो इसमें से देखो अल्फा बीटा इसमें से दोनों निकल जाएगा, लेकिन केवल अल्फा निकालना हो तो अब क्या करना है, यहाँ पे जो है ना प्लस वाला मान रखना। देखो यहाँ पे प्लस माइनस दोनों दिए हैं, तो प्लस वाला केवल कर देना, बाकी सारा का सारा सेम रहेगा, तो क्या हो जाएगा अल्फा का मान। लेकिन जब बीटा के लिए निकालोगे तो सिर्फ प्लस हटा के माइनस कर देना, तो बीटा निकल जाएगा। वैसे दोनों निकालना होगा तो प्लस माइनस अल्फा इंटू बीटा कर देना, सही बात है। चलो भाई साहब अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, इसका नाम तो यहां पे छूट गया है, तुम लिख लो टाइपिंग में, समानांतर श्रेणी। ठीक है, यहां से समझेंगे हम लोग समानांतर श्रेणी, यानी कि ये जिसे कहते हैं हम लोग एपी। ठीक है, एक एपी होता है, जीपी होता है ना, इसके बारे में पढ़ोगे आगे। मैंने जब एपी पढ़ा रहा था तब मैंने बताया था कि एक एपी होता है, एक जीपी होता है, एक एचपी भी होता है ना। अब एचपी का लैपटॉप नहीं समझ लेना भाई मेरे। चलो अब देखो इसमें ज्ञात करना होता है सारबंतर, कि सारबंतर क्या होता है, तो सारबंतर होता है a2 माइनस a1, और a2 क्या है, दूसरा पद। यानी मान लो कि एपी दिया गया होगा यहाँ पे 2, 4, 6, 8 डॉट 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 दिया गया, कहेगा इसका सारबंतर क्या होगा, तो तुम कह देना कि d1 माइनस का d2, यानी कि सारबंतर बराबर हो जाएगा, सारबंतर को d से प्रदर्शित करेंगे तो d बराबर होगा दूसरा पद माइनस पहला पद, नहीं d1 a2 माइनस a1, यानी कि 4 माइनस 2 घटा देंगे, इसका आंसर आ जाएगा 2 मेरे भाई, सही बात है। a को जो है वो प्रथम पद कहते हैं। इसमें कहता कि अंतिम पद निकाल दो, कई बार आएगा आपके एग्जाम में अंतिम पद, तो अंतिम पद an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, a कौन होता है, प्रथम पद, n कौन होता है, पदों की संख्या, d कौन होता है, आपका सारबंतर या पादांतर, कई बार सारबंतर को पादांतर भी कहते हैं, सही बात है। चलो एक आता है इसमें एसन ज्ञात करने के लिए। एसन का मतलब होता है कि एपी के योगफल ज्ञात कर दो, यानी कि जिसे हम लोग एसन कहते हैं। अब एसन ज्ञात करने का दो गो तरीका होता है। पहला तरीका तो यही होता है, पहला इसका फॉर्मूला कि n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, सही बात है। या फिर एक और फॉर्मूला होता है जिसमें पहले से an का मान दे दिया गया हो, यानी मान लो कि कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें an दिख रहा हो, यानी कि an का मतलब होता है अंतिम पद। an का मतलब क्या होता है, अंतिम पद। ठीक है, इसे याद करना, an का मतलब क्या होता है मेरे भाई, अंतिम पद। जो भी चीजें मैं आपको नोट कराना उसे नोट कर ले, इसलिए मैं जब भी पढ़ाऊं ना पेन पेपर लेके बैठना। अब an जो होता है मेरे भाई, an यदि an दे दिया गया हो तब इसका फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, तब इसका फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं कि तब जानते हैं n/2 इंटू a प्लस होता है an, ये वाला फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बेसिकली सबसे ज्यादा बच्चे इसी को फॉलो करते हैं क्योंकि इजी होता है, आसान होता है, बढ़िया होता है, सुंदर होता है, सही बात है। वही चीज देखो यहां पे दिया गया है कि यदि अंतिम पद nवा पद है, a माइनस n माइनस 1 इंटू डी हो, जहां a अंतिम पद, अरे an अंतिम पद होता है यार, ठीक है, पद है। अब इस स्थिति में Sn का वैल्यू क्या होता है, वही चीज है n/2 इंटू a प्लस an होता है। तो ये चीजें जो होती है वो आपके एपी में पढ़ना होता है और ये आपकी फॉर्मूला होती है। इस तरीके से आपका एपी जो है ना वह समाप्त हो जाता है, सही बात है। ये बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपके इस्तेमाल किए जाते हैं। भाई मेरे आता है निर्देशांक ज्योमिति, और निर्देशांक से आपको भी पता है कि भाई साहब सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है और इसमें लॉजिक वाला क्वेश्चन पूछता है। इसमें फॉर्मूला तो होता भी है और इसमें लॉजिक वाला भी होता है, बहुत ही सुंदर तरीके से। ठीक है, इसके पहले वो चैप्टर होता है 5वां क्लास से त्रिभुज, तो त्रिभुज में ज्यादातर क्षेत्र ये फॉर्मूला नहीं है, इसलिए उसको हटा दिए। कंफ्यूज मत हो जाना कि 5वां चैप्टर क्लास पे 7वां चैप्टर कैसे आ गया, सही बात है। चलो, तो उसमें ज्यादा फॉर्मूला नहीं है। त्रिभुज में क्या ही फॉर्मूला आया, उसमें देखिए वो सीध ओध करने वाला है, उसमें थेल्स परिमेय है, पाइथागोरस परिमेय है, तो वो आगे बता देंगे आपको, है ना। थेल्स और पाइथागोरस के बारे में तो जानते हो। चलो, मैं तो फॉर्मूला के बारे में चर्चा कर रहा हूं, तो इस चैप्टर में फॉर्मूला है और इसमें लॉजिक वाला क्वेश्चन पूछता है, ध्यान से समझना। क्षैतिज रेखा को x अक्ष एवं ऊर्ध्वाधर रेखा को y अक्ष कहते हैं। यानी देखो इस तरीके से आपका होता है, ये वाला जो पट्टी वाली लाइन है, यानी इस तरीके से जो लाइन खींचा जाएगा, इसे मेरे बच्चे क्या कहेंगे, क्षैतिज रेखा, जिसे हम लोग कहते हैं x अक्ष। ये x हो जाएगा, इधर इधर माइनस का x हो जाएगा, या x डैश होता है। ये ऊर्ध्वाधर रेखा है जिसे हम लोग y अक्ष कहते हैं या फिर माइनस का y कहते हैं, सही बात है, यहां तक समझ गए। मूल बिंदु, जिस बिंदु पर क्षैतिज x और y अक्ष
प्रतिच्छेद करती है यानी कि काटती है उसे मूल बिंदु कहते हैं। यानी कि दोनों रेखाएं जहां पे काटेगी ना उसे मूल बिंदु कहते हैं। और मेरे बच्चे मूल बिंदु का यदि तुमसे पूछ दे कि निर्देशांक कितना होता है तो आप सभी को पता है कि मूल बिंदु का सर निर्देशांक जो होता है मूल बिंदु वो क्या होता है 0, 0 होता है। बोलो सही बात है? यस। मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है 0, 0। देखो लिख भी दिए हैं ताकि आपको समस्या नहीं होना चाहिए। भाई मेरे आगे बढ़ना, यहां पे ध्यान से सुनना, थोड़ा छोटा ही कर दे तो सही रहेगा। यहां सुनना 32 नंबर फॉर्मूले में क्या बात कह रहा है। किसी बिंदु के निर्देशांक में दो मान x और y होते हैं, जिसमें पहले x को भुज कहते हैं या फिर x निर्देशांक कहते हैं और दूसरे y को कोटि या y निर्देशांक कहते हैं। देखो आपके एग्जाम में क्या कहेगा, ऐसे कहेगा कि 6,4 यानी कि 6,4 में x निर्देशांक बता दो, तो x निर्देशांक क्या हो जाएगा मेरा 6 हो जाएगा। कह देगा कभी कभी कि इसका भुज क्या होगा, तो पहले वाला जो मान होता है उसे या तो भुज कहते हैं चाहे x निर्देशांक कहते हैं। कई बार कहेगा कि भाई जल्दी से इसमें आप लोग कोटि बता दो, तो कहना जो y का मान होता है वही आपका कोटि होता है, जिससे हम लोग y निर्देशांक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? y निर्देशांक भी कहते हैं। सही बात है? यस। देखो वही चीज है, किसी बिंदु की y एक्सिस से दूरी उस बिंदु की भुज कहलाती है या x निर्देशांक। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, कह रहे कि किसी बिंदु की y एक्सिस से दूरी, अब y से दूर, तो y से दूर तो यही है ना, तो उसी को भुज कहते हैं। सही बात है? देखो ठीक है, या x निर्देशांक कहते हैं। उसी तरीके से x अक्ष से दूर कोई बिंदु का क्या कहते हैं, y निर्देशांक क्या कोटि कहलाती है। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु की y निर्देशांक या फिर कोटि कहलाती है। सही बात है जो मैंने समझाया। देखो x से दूर कौन है, y वाला, तो यानी कि कोटि कहते हैं या फिर उसे क्या कहते हैं, y निर्देशांक कहते हैं। y से दूर कौन है, x, यानी कि x निर्देशांक कहते हैं या फिर भुज कहते हैं। ये बात को एकदम कंठस्थ कर लेना, बैठा लेना अपने दिमाग में। अब सुनना ये वाली लॉजिक क्या है। यहां सबसे क्वेश्चन पूछता है हर वर्ष, और इस वर्ष भी पूछेगा। कह रहा है कि x पर यानी x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक x, 0 होता है। सुनना ध्यान से, अगर कहेगा कि x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो x अक्ष पर कहेगा तो x का मान 0 हो जाएगा। अब यानी कि जो कहेगा वह वाला मानवा क्या करना है, रखना है, अब बाकी 0 कर देना है। सीधी सी बात ये है, लॉजिक यही है ना। y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या है 0, y, यानी कि जो कह रहा है, क्या कह रहा है, y अक्ष पर तो पहले x का मान होता है और बाद में y का मान होता है। सही बात है, मानते हो? तो 0, y हो जाएगा। सही बात है। कहता है कि दूरी सूत्र क्या होगा, यानी कि दूरी सूत्र के बारे में पूछेगा मेरे भाई। कहेगा कि इसका दूरी सूत्र निकाल दो, तो एक रूट लगाना और क्या करना, x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला, x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस का y2 - y1 का मेरे बच्चे होल स्क्वायर होता है। बाबू वीडियो क्लास कैसा लग रहा है यार, नीचे कमेंट तुम किया करो, ठीक है, जिससे मुझे पता चले कि हाँ मेरे बच्चे को समझ में आ रही है। सीखे मेरे भाई। देखो कहने का मतलब है कि दो बिंदु दे दिया, मान लो कि 2,3 जो a वाला है और a को दे दिया, b जो दे दे वो 4,7 दे दे। ठीक है, और यहां से यहां a से लेकर के b तक ये पूछ दिया, कह दे कि यहां से यहां तक की दूरी बता दो, तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ये वाला। इसमें x1 होता है मान और इसका y1 होता है, इसे हम x2 कहते हैं और मेरे बच्चे इसको y2 कहते हैं। सही बात है, ये चीज समझ के रखना। अगर कह देगा कि मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी क्या होगा, मान लो कि दे देगा 4,3 और कहेगा कि मूल बिंदु से दूरी क्या है, तो कुछ नहीं करना है, आपको एक रूट लगाना है, सीधी सी बात है, और दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देना है। यानी कि 4 चौका 16, 3 त्रिका 9, 16 9 25, और 25 को बाहर कर दोगे मेरे बच्चे आ जाएगा 5। ये आपका मूल बिंदु से दूरी आ गया। और यही फॉर्मूला कहता है कि √x² + y², क्योंकि पहला मान x का होता है, दूसरा मान y का होता है। तो ध्यान से सुनना, एक बार कहता है कि भाई आप जो है ना वो जल्दी से मध्य बिंदु की दूरी बता दो, यानी कहेगा कि ये a वाला मान है, ये b वाला मान है, तो बीच वाला मान तुमको बताना है कि क्या होगा। मान लो कि बीचे बिंदु एक हो गया p, तो कहेगा बीच वाला मान बता दे भाई फटाफट से, तो तुम कह देना बाबू सीधे से कि x1 + x2/2। अब x1 कौन है, ये 2, इसका 2, ये 4/2 कर देना, y1 + y2/2 यानी 3 + 7/2 से भाग देना। कहने का मतलब है कि इसका पहला भाग के दोगे तो हो जाएगा, 2 और 4 कितना होगा, 6 होगा,
6 से 2 से भाग दोगे आ जाएगा आंसर 3, तो ये आपका हो गया 3। और इसको जोड़ो 7 3 10, 10 बटा 2 करोगे कितना आ जाएगा मेरे बच्चे 5, तो ये हो जाएगा 3,5 हो गया आपका मध्य बिंदु का निर्देशांक। सही बात है। तो इस तरीके से इसको होता है, मैंने कहा ना लॉजिक वाला, ध्यान से सुनना पड़ेगा आपको। सही बात है। अब कहता है कि त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक क्या होगा। अब देखो ये समझ गए ना, इसे मिटा देते हैं, ठीक बात है। अब देखो कहता है कि त्रिभुज के केंद्रक भाई, अब यानी कहता है कि वो त्रिभुज है। सही बात है मेरे भाई, ठीक है। कहता है इसका वैल्यू ए मान लो, इसे बी मान लो, इसे सी मान लो। ये 2,4 है, ये 4,6 है, और ये 7,3 है। तो कहेगा इसका केंद्रक जो है जी का वैल्यू बता दो बीच वाला में। तो इसका होता है सबका पहला जोड़ के 3 से भाग दो, यानी कि 2 4 और 7, ठीक है। और y का क्या होता है y1 प्लस y2 प्लस y3। अब देखो इसमें वैल्यू क्या होता है x1 y1 मेरे बच्चे, और ये होता है आपको x2 y2 होता है, ये होता है x3 y3 होता है मेरे भाई। ये इसे याद करना। सही बात है, समझ में आ रहा है? यस, चलो अच्छी बात है। चलो तो केंद्र का निर्देशांक जान गए। अब एगो होता है भाई मेरे विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र होता है mx2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2, और m1 y2 प्लस होता है m2 y1 बटा m1 प्लस m2। ठीक भाई है मेरी। तो इस बात को याद कर रखना, m और n क्या है तो आपका अनुपात में दिया गया होगा कि m अनुपात n में आपका दिया गया हो तो फॉर्मूला क्या होगा। सही बात है, ठीक है। यदि कहोगे कि सर इसका ट्रिक ना बता दीजिए, बड़ा है भूल जाते हैं हम लोग, तो आओ ट्रिक समझ लेते हो। देखो ये हो जाएगा mx, ऐसे कर लोगे यस, फिर कर लेना mx कर लोगे यस, और m प्लस n कर देना, सही कर लोगे। देखो फिर कर लेना mx प्लस nx, सही बात है ना। अब y वाला निकालना है ना, माफ करना, my आप प्लस में कर देना my, अब बटा कर देना m प्लस n कर देना। सही बात है। एक बार इसका विभाजन सूत्र याद करने के लिए mx प्लस बटा mx बटा m प्लस n, फिर my प्लस my बटा m प्लस y। अब इसमें एगो कोड याद रखना है ना, जिसपे कभी कभी तुम फोन करते रहना, याद करके रखना भाई 12-21। क्या याद करोगे 12 और 21, इसमें कर देना 12-2-1, इसमें कर देना 2-1, फिर इसमें कर 12 और फिर इसमें कर देना 21, और इसमें कर देना 1-2-1-2। लो आपका फॉर्मूला सारा का सारा रेडी होके आ गया, देखना तो सही है। यस सर सही है ना। अब चलो भाई मेरे, सबसे ज्यादा अगर कोई कंफ्यूज करता है और सबसे ज्यादा दिक्कत परेशानी होता है इस वाले में, त्रिभुज का क्षेत्रफल, वो भी किसमें, निर्देशांक ज्यामिति में। कहता है कि मान लो कि वो है त्रिभुज है, ठीक है मेरे भाई, इसको मान लो a है, इसको मान लो b है, इसको मान लो c है, ये 2,4 दे दिया गया हो, ये 3,7 दे दिया गया हो, ये 8,4 दे दिया गया हो, और कह रहा हो कि भाई इसका क्षेत्रफल बता दो, किसमें, निर्देशांक ज्यामिति में। तो इसका फॉर्मूला होता है इतना बड़ा, और तुम कहते हो भाई मेरे ये तो फॉर्मूला रोज याद करते हैं, रोज भूल जाते हैं। मैं कहता हूं भाई देखो ध्यान से, बहुत ही सिंपल है। देखो इसका फॉर्मूला देखो मैं कैसे बनाता हूं ट्रिक से। तो क्या तुम यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ, ये 1/2 हो जाएगा कि नहीं, तुम लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे? लिख लूंगा सर, ठीक है। तो x, y माइनस वाई कर दोगे, यस सर, ये 3 बार कर लो ऐसा काम, तो 3 बार कर दोगे, कहोगे कि हाँ सर तो इसमें कौन सी बड़ी बात है ना, तो कर दो भाई मेरे। चलो ये कर दोगे, यस। जब ये कर दोगे ना तो मेरा एगो सबसे पहले का कोड याद रखना, जहां जहां x है वहां 1 2 3 कर दो, तो 1 2 3 हो गया, सही है। अब जहां जहां y है उसका एगो दूसरा कोड याद कर रखना, ठीक ना। 23 31 12, 23 31 और 12, ये वाला कोड उठा के चिपका दो। क्या करोगे 23 यानी कि 2 3, 23 31 3 और ये 12, 1 और 2, लो मेरे भाई बताओ ये फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 होता है। अब मेरे को बताना मेरे भाई, क्या ये फॉर्मूला आपको समझ में आया? हाँ गुरुजी, ये वाला फॉर्मूला जो है ना हम लोगों को समझ में बहुत ही सुंदर तरीके से आ गया। अब ये बताओ ट्रिक कभी भूल पाओगे? ना गुरुजी, ये कभी नहीं ट्रिक भूल पाएंगे। तो जब नहीं भूल पाओगे मेरे भाई, तो आगे वाली चीज भी तुम समझ जाओ सुंदर से। अब हम लोग जानेंगे भाई मेरे त्रिकोणमिति का। अब त्रिकोणमिति बड़ा कंफ्यूज करता है आपको, तो ध्यान से सुनना इसका क्या ट्रिक है और कैसे ये बनेगा। सही बात है, यस सर।
अब देखो सबसे पहले यदि कहीं कहेगा कि टेन थीटा बराबर क्या होता, तो 4-5 चीज जो नहीं लिखे वो भी बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। ऐसा मत कहना कि हमको पीडीएफ मिल जाएगा तो सब हम रट लेंगे, नहीं, रटने का मतलब याद कर लेंगे। देखो टेन थीटा बराबर होता है एक, सबसे पहले साइन कॉस टेन जानते हैं। देखो एक होता है साइन थीटा, एक होता है कॉस थीटा, एक होता है टेन थीटा, एक होता है कॉट थीटा, एक होता है कॉसेक थीटा और एक होता है सेक थीटा। सही बात है। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। क्या कहते हैं इसे? अनुपात होते हैं। अब ध्यान से सुनना, जो साइन थीटा होता है वो लंब बटा का कर्ण होता है। सही बात है। आधार जो होता है, ये कॉस होता है वो आधार बटे का कर्ण होता है, इसको याद रखना। टेन जो होता है वो लंब बटे का आधार होता है, ठीक है। कॉट जो होता है वो आधार बटे का लंब होता है। सही बात है। कॉसेक जो होता है वो कर्ण बटा का लंब होता है। सही बात है। सेक जो होता है वो कर्ण बटा का आधार होता है। इस बात को याद करके आपको मेरे भाई रखना है। सही बात है। पहले कंडीशन, पहली प्राथमिकता तो आपकी यही है कि इसके बराबर ये होता है। अब ध्यान से सुनना आगे। अब आगे हर एक चीज में अलग अलग पॉइंट्स आपको निकल करके सामने देखने को मिलेगी। अब आते हैं यहां पे। अब देखो टेन थीटा बराबर, तो तुमने एक फॉर्मूला ये जाना लंबाधार कर्ण में। अब टेन थीटा बराबर एक अलग से और एक फॉर्मूला होती है। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा, यदि साइन थीटा बटा का होता है हम लोग का कॉस थीटा, यानी कि साइन थीटा में कॉस थीटा का भाग दे देंगे तो हम लोग टेन थीटा का मान आ जाएगा। ये ध्यान रखना। इसकी जांच भी करना चाहते हो तो मैं तुम्हें जांच करके भी दिखा दूंगा कि आखिरकार ये फॉर्मूला कैसे बना, कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है या नहीं होता है। चेक कर दूं। टेन थीटा बराबर तुमको हमने क्या बताया था कि भाई मेरा लंब बटा आधार होता है, यही होता है। मैंने क्या किया, लंब बटा कॉस होता है भी टेन थीटा बराबर, तो ये जो है ना इस पे लागू हो जाना चाहिए। यस, मैं करके दिखा दूं, कहोगे तो एक छोटा सा नमूना दिखाता हूं, ध्यान से देखो। तो टेन थीटा बराबर मैं एक नमूना लेता हूं साइन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू मैंने क्या किया, लंब बटा कर्ण, तो ये लंब बटा का कर्ण कर लो, बटे कॉस थीटा मैंने क्या बताया, आधार बटा कर्ण। तो लो ये छोटा सा नमूना तुम्हारे सामने पेश करते हैं। और कई बार बोले हैं कि भाई मेरे देखो, तुम याद मत रटो मत, समझो, समझ करके बहुत सारे बन सकती है चीजें, ठीक है। अब गलती जो पढ़ रहा है तुम लोग, तो अब उसको तो सही से कर लिया करो यहाँ पे आकर के। चलो अब देखो, भाग में गुणा में बदलना पड़ेगा मेरे भाई। यस, तो लंब बटा का ये कर्ण हो जाएगा। अब भाग में जब गुणा में, भाग से गुणा में बदलते हैं तो क्या होता है, नीचे का ऊपर, ऊपर का मेन नीचे, यानी कर्ण चला जाएगा ऊपर गुणा में, तो कर्ण बटा हो जाएगा नीचे क्या चीज, आधार हो जाएगा। यही हो जाएगा। यस। अब ध्यान से मेरे भाई यहां पे बताना, तुम इधर कर्ण है, कर्ण से कर्ण कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, यस सर कट जाएगा। ऊपर क्या बचेगा 1, तो टेन थीटा बराबर बेसिकली हो क्या जाएगा हम लोग का लंब, और नीचे क्या बच गया, सिर्फ आधार। और देखोगे भाई यही वाला तो हमने कहा था कि लंब बटा आधार होता है, सीध हो गया ना। इसी को बोलते हैं भाई प्रूव करना। और कहते हो कि त्रिकोणमिति बड़ा भास्ट है, कठिन है ना भाई, सबका सब जो है ना एक से एक रिलेटेड होता है। ये निकालोगे तो वो आ जाएगा, वो निकालोगे तो ये हो जाएगा, बस समझने का फेर है ना। चलो, यह समझाने का, समझ गए यहाँ पे। चलो अब वही, अब तो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, मैं बता देता हूं। अब सारी चीजें, अब सब कुछ साबित करके नहीं दिखाएंगे, अब कुछ चीजें जो है ना याद कर लो, और इस चीज को बना करके तुम लोग अपने मन से चेक कर लेना। तो इसमें अगर टेन थीटा बराबर साइन बटे कॉस होता है, तो कॉट थीटा में होता है कॉस बटा साइन थीटा। और यदि पूछ दे कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो मेरे भाई जब साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, तो फिर जब इसमें स्क्वायर हो गया तो इसको भी स्क्वायर कर देंगे, यानी कि साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर हो जाएगा, बस वही बात है। और टेन में तब क्या हो जाएगा, फिर एक और फॉर्मूला आ जाता है यहाँ पे, कभी कभी कह देता है कि इसे प्रूव कर दो कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसको भी प्रूव करोगे तो टेन स्क्वायर थीटा आएगा, यानी कि इसको जब साबित करोगे, इसके जब सॉल्व करोगे ना इसको, तो यही आएगा, ठीक है। अब इसको नमूना कहोगे पेश करने के लिए, वो भी कर देंगे, वैसे समय ज्यादा लगेगा, तुम अपने से करके देखना, क्योंकि ये क्वेश्चन इस वर्ष 5 नंबर में आएगा। कहेगा कि साबित करिए कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और कई बार इसको बता दिए, कुछ नहीं करना, इसको साइन टेन में चेंज कर लो, इसको ये साइन कॉस में इसको भी चेंज कर लो, इसको कॉस साइन में चेंज कर लो, सीधी सी बात है। जो ऊपर वाला इसको देखो, इस पर टेन थीटा बराबर लिख दो इतना, ठीक है। देखो टेन स्क्वायर थीटा बराबर लिख दो इतना, और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर लिख दो इसको उल्टा करके, कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा, और देखो बन जाएगा
सही बात है। तो ये फॉर्मूला या तो याद कर सकते हो या फिर सोल्व कर सकते हो, तरीका आपको बता रहा है, याद करने का है तो याद ही कर लो। कॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो cos थीटा बटा sin थीटा तक कॉट स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर कर देंगे, सीधी सी बात है। कॉट स्क्वायर और फिर क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर का थीटा, जो कि ऊपर वाला नमूना है। यहाँ पे एक चीज होता है कि cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। जब cos थीटा इंटू सेक थीटा, ध्यान से सुनना, जब cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर जब 1 होगा तो cos थीटा यदि निकालने होगा तो बताओ कि ये गुणा पे तो भाग में चला जाएगा, 1 बटा सेक थीटा हो जाएगा। और यदि सेक थीटा निकालना होगा तब क्या करोगे, तो 1 बटा cos थीटा हो जाएगा। 1 बटा क्या होगा cos थीटा। तो देखो एक फॉर्मूले से दो फॉर्मूला और तैयार होकर के आ गया, और वही चीजें जो मेरे भाई आपको यहाँ पे जो है ना वह स्पष्ट रूप से लिखी गई है। उसी प्रकार से tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। क्या होता है मेरे भाई, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। तो सिर्फ और सिर्फ tan थीटा हम पूछे तो क्या कहोगे सर, 1 बटा कॉट थीटा हो जाएगा। और मैं कह दूं कि बताओ तो फटाफट से कॉट थीटा क्या होता है, तो कहोगे सर कॉट थीटा बराबर तब 1 बटा तब tan हो जाएगा। लो अब समझ में आ रहा है त्रिकोणमिति। यस सर। देखो एक से एक कैसे रिलेटेड होता है, ये रिलेट होता है एक से एक, सही बात है। अब देखो आपके एग्जाम है sin 90 माइनस थीटा किसके बराबर, तो ध्यान से सुनना, sin 90 माइनस थीटा कहे तो क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा तो क्या होता है, इसको ध्यान से सुनना, tan 90 माइनस थीटा कहे तो क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा कहे तो क्या होता है, sec 90 माइनस थीटा कहे तो क्या होता है, और cosec 90 माइनस थीटा कहे तो क्या होता है। ठीक है मेरे बच्चे, अब आप ही खुद बताओगे। सुनो एक मैं बताता हूं, तुम आगे तुम खुद ब खुद बोलने लगे, तोते की तरह बोलोगे। अभी sin थीटा माइनस sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, इसके बाद वाला देख लो क्या है, cos है तो यहाँ पे लिख दो cos थीटा। जब ये cos हो जाएगा तो इसके ऊपर वाला ये लिख दो sin थीटा। उसी तरीके से tan 90 माइनस थीटा वाला क्या होगा, cot थीटा, इसके नीचे वाला तो cot 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा। लो तो इसको बताओ sec 90 माइनस थीटा क्या होगा, cosec थीटा, और cosec 90 माइनस थीटा वाला क्या होता है, sec थीटा। लो सारा का सारा फॉर्मूला रेडी है, सही बात है। यस, और यही चीजें आपको सारा का सारा ये लिखा गया, सही बात है। यस, अब एक छोटा सा एग्जाम, ये वाला चीज तो जानते हो भाई मेरे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सिर्फ यदि इतना पता चल गया ना आपको तो समझो कि आगे की प्रक्रिया बहुत आसान हो जाएगा, यानी आगे और फॉर्मूला बन जाएगा। तो मैं तुमसे कहूंगा कि खाली बता दो साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो कहोगे सर 1, इधर एक प्लस में तो उधर भेज दीजिए, हो जाएगा माइनस में, तो 1 माइनस का हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। मैं कहूंगा कि स्क्वायर हटा दो, केवल साइन थीटा बताओ, तो अब क्या कहोगे, कहोगे सर जब स्क्वायर हटता है ना तो रूट चढ़ जाता है, तो चढ़ा दो तो हो जाएगा 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा। लो मेरा भाई बन गया। इसी तरीके से यदि cos स्क्वायर थीटा पूछा था तो क्या कहोगे, कहोगे कि सर तो cos स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको पक्षांतरित कर दीजिए, सही बात है। मैं कहूंगा मेरे भाई तब cos थीटा बता दो, तो कहोगे सर जब cos बताएंगे इसमें रूट चढ़ा जाएगा, यानी कि 1 माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। बस बन गया। यही चीज तो यहाँ पे है, यही चीज तो यहाँ पे है। उसी तरीके से होता है मेरे भाई सेक जो थीटा होता है, ध्यान से सुनना, जो सेक स्क्वायर थीटा होता है वो होता है 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, सही बात है। ठीक है, तो इसी तरीके से tan स्क्वायर थीटा यदि पूछें तो क्या कहोगे, कहोगे कि सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 कर दीजिए, सीधी सी बात है। देखो एक चीज से एक चीज केवल पक्षांतरित करने को समझोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा। उसी प्रकार से क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो फिर कोसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 प्लस कोसेक ये कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर तब क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सीधी बस पक्षांतरित कर दो, बस आपका आंसर आ गया। अब भाई साहब यहाँ नमूना पेश करने की जरूरत है, ये उस वाले टेबल, और टेबल कहते हैं कि बंटू सर भूल जाते हैं यार, तो आओ सिखाते हैं तुम्हें टेबल कैसे याद करोगे। इसका भी ट्रिक सुन लो, आज सब चीज जब सुन ही रहे हो तो सुन लो इसको भी। देखो इधर साइन कोस टेन कोसेक सेक का मान दिया गया है, इसको थोड़ा और छोटा कर देते हैं पूरी तरीके से दिखे, सही बात है। चलो सबसे पहले इधर 0 30 45 60 90 दिया गया है। अब दिखाओ 0/4 1/4 2/4 3/4 4/4 लिख सकते हो, यानी कि सब देखो 0 1 2 3 लिख देना 4 तक, फिर 4 4 4 लिख देना, सब पे रूट चढ़ा देना, ये कर दोगे यार।
अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा सर 0, इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा 1/2, इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा सर 1/√2, इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा इतना आएगा, इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा सर इतना आएगा। बस तो जब इतना आ जाएगा ना तो यही मान हो गया। ध्यान दो, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का 1/√3 और cos 90 का होता है 1। अब इसी को पलट दो, यानी ये वाला मानवा यहाँ रख दो, फिर ये वाला यहाँ, फिर ये वाला यहाँ, फिर ये वाला यहाँ, फिर ये वाला यहाँ। तो जब ऐसे रख दोगे तो हो जाएगा cos में, यानी कि cos 0 का मान 1, cos 30 का मान ये, cos 60 का मान ये हो गया। ठीक बात है। चलो अब कहेगा सर tan बता दो तब। तो देखो tan थीटा बराबर मैंने क्या बताया था अभी, मैंने कहा था कि भाई देखो tan थीटा जो होता है वो sin थीटा बटा cos थीटा होता है, यही होता है ना। यानी कि 0/1 कर दो, तो 0/1 करोगे तो 1 आ जाएगा। 1/2 में 3/2 से भाग दे, दोनों को भाग दे दो, जितना आंसर आएगा वो आपका 10 हो जाएगा। फिर इसको भाग दे दो 1 आ जाएगा, फिर इसको भाग दे दो √3 आ जाएगा, फिर इसको भाग दे दो क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि 1 में 0 से भाग नहीं लगता है। जब हो गया तो वही चीज़ है, tan 0 का मान 0 हो गया, tan 30 का मान 1/2, tan 45 का 1, tan 60 का 3/3 और tan 90 का इनफाइनाइट, यानी कि अपरिभाषित। अब इस मानों को यहाँ उठा के यहाँ पेस्ट कर दो, फिर इसको यहाँ कर दो, फिर इसको यहाँ कर दो, फिर इसको यहाँ कर दो, फिर इसके यहाँ कर दो, कोसेक का मान बन जाएगा। कोसेक का मान नहीं बनेगा मेरे भाई, यहाँ पे कॉट का मान बनेगा। हो माफ करना, यहाँ पे कॉट का मान बनेगा। अच्छा वो मान यहाँ नहीं रखा गया, वो मान यहाँ रखा गया है, माफ करना, कॉट का मान हो जाएगा, यानी कि इसका 10 का उल्टा करोगे क्या हो जाएगा कॉट हो जाएगा। सही मान है, यहाँ पे लिखा गया है, सही बात है। अब कहेगा भाई कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तब कोसेक बता। देखो तो कोसेक थीटा बराबर एक फॉर्मूला हम बताए थे, कोसेक थीटा बराबर नहीं बताए तो याद कर लो, 1 होता है साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा में 1 से भाग दे दो, यानी 0 है तो 1/0 कर दो। किसी संख्या में 0 से भाग हो सकता नहीं, इनफाइनाइट हो जाएगा। फिर 1/2 में 1 से ऊपर करके 1/2 से भाग दे दो, जितना आंसर आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा तो 2 हो गया। फिर 1 रख के भाग दे दो, √3 हो जाएगा। फिर 1 रख के भाग दे दो, √2/√3, फिर 1 रख के भाग दे दो तो 1 का भाग दोगे 1 से 1 आ जाएगा। बस तो ये हो गया आपका किसका कोसेक का मान। इसी का मानवा उलट के रख दोगे, यहाँ से 1, इसका कर दो √3, यहाँ कर दो √2, यहाँ का 2 और इसको इनफिनाइट। लो तो ये भी मान बन गया। अब बताओ त्रिकोणमितीय टेबल आपको कहीं दिक्कत हुआ समझने में? इस तरीके से आपके सारे के सारे जो है त्रिकोणमितीय टेबल आपके बन करके रेडी होकर के आते हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि भाई अब आपको समस्या हो रहा होगा। चलो त्रिकोणमिति में अब 47 नंबर क्या होता है उसके बारे में समझो। पाई का मान 180 डिग्री होगा, कहां पे? पाई का मान तो हम लोग जानते हैं भाई 22/7 होता है, लेकिन त्रिकोणमिति में जैसे कहेगा तो डिग्री में कहेगा तो आप ध्यान रखना कि 180 डिग्री होता है। सही है मेरे भाई। पाई बाई तब 2 कर देगा तो कैसे होगा 90 हो जाएगा, क्योंकि पाई बाई 2 कह रहा है तो 180/2 कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा भाई 90 डिग्री। सीधी सी बात है, वही तो चीज है। और 3 से भाग दे देंगे तो 180 में 3 से करेंगे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। पाई 4 कहेंगे 45 डिग्री, पाई 6 कहेंगे तो 30 डिग्री। इसे याद करके रखने की जरूरत है क्योंकि इंटर में पूछता है। चलो अब भाई साहब बढ़ते हैं हम आगे और बढ़ते हैं किसमें, हम वृत्त में। अब देखो यहाँ पे बहुत लॉजिक वाला क्वेश्चन पूछता है, सुनना ध्यान से। वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जाती है। एगो वृत्त है तो कितने रेखा खींच सकते हो? अनंत स्पर्श रेखा। छू के जाओ भाई तुम। ये वृत्त है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, जहां से मन करता तहां से खींच सकते हो। अनंत स्पर्श रेखा खींच जा सकती है। तो ये क्वेश्चन आता है कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच जा सकती है? कहना मेरे बच्चे अनंत। वृत्त पर के किसी एक बिंदु से केवल एक वृत्त पर के किसी एक बिंदु से केवल एक शक्ति है ही स्पर्श रेखा। भाई साहब ये वर्ड ही गलती लिखा गया यार, इसको कट करो, सीधी सी बात है। चलो ये देखो बत हो गया है, इसको वृत्त कर लो। वृत्त के किसी बाह्य बिंदु पर से केवल 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। सही बात है। देखो इस पे था शायद वृत्त पर के किसी एक वृत्त पर के किसी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो एक रेखा खींची जा सकती है। मान लो वृत्त है, यहाँ पे एगो बिंदु है तो कितने स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? सिर्फ एक। यानी कि वृत्त पर एक, अगर वृत्त पर यदि एक बिंदु हो उसे कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? सिर्फ एक। लेकिन वृत्त के बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। देखो कैसे, एगो वृत्त है और इसका बाह्य बिंदु मान लो कि यहाँ है, तो इसका स्पर्श रेखा वो ये हो जाएगा, इसका स्पर्श रेखा हो जाएगा। तो कितनी रेखाएं हो गई? 2 रेखा। यानी कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? वृत्त पे 2 रेखाएं खींची जा सकती है। वृत्त के किसी भीतरी बिंदु पर से कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। अब मान लो भाई मेरे कि आपका ये वृत्त है और इसके बिंदु एगो
बिंदु है और चाहे कहीं पे इधर भी है, तो बताओ अब इसमें तुम स्पर्श का खींचोगे? नहीं खींचोगे, क्योंकि स्पर्श का मतलब होता है उससे वृत्त से छू के जाए, और इसमें कैसे छू के जाएगी? नहीं जाएगी, इसलिए 0 हो जाएगी। सही बात है। चलो आगे देखना। वृत्त की त्रिज्या बराबर होता है व्यास बट्टे 2, यानी कि व्यास को d कहते हैं, d बट्टे 2 होता है। अर्धवृत्त की परिधि जो होती है, अर्धवृत्त की परिमाप याद करना, पाई r प्लस 2r होती है। सही है। वृत्त की परिधि कहेगा तो 2 पाई r होता है। माफ करना मेरे भाई, माफ करना। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर बट्टे का 2। ठीक है। देखो अर्धवृत्त का मतलब क्या होता है? आधा। मान लो कि पूरा वृत्त है और इसका होता है पाई r स्क्वायर। क्या होता है मेरे भाई? पाई r स्क्वायर। तो इसका आधा अगर क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो 2 से भाग करना होगा, तभी तो आधा होगा। तो सीधी सी बात है, वही फॉर्मूला होता है। देखो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर। वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 गुणे क्षेत्रफल कह रहा है तो पाई r स्क्वायर लगा दो। और वृत्त के त्रिज्या खंड का परिधि कहेगा तो थीटा बटा 360 गुणे परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई r। तो थीटा बटा 360 रखना और 2 पाई r लगा देना। क्षेत्रफल कहेगा तो केवल पाई r से गुणा कर देना थीटा बटा 360 में, और परिधि का था तो 2 पाई r से गुणा कर देना। वृत्त के चतुर्थांश, तो चतुर्थांश मतलब चौथाई भाग, तो चौथाई भाग का क्या हो जाएगा भाई? पाई r स्क्वायर पूरा होता है, तो इसमें क्या करोगे आप? 1/4 से भाग दोगे, यानी कि 1/4 गुणे पाई r स्क्वायर। ये तरीका होता है, याद करके रखना आपका फॉर्मूले का। कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई क्या होता है? संगत चाप की लंबाई तो वही थीटा बटा 360 गुणे 2 पाई r। चाप का मतलब वही हो गया आपका परिधि कह सकते हो। वर्ग का विकर्ण क्या होता है? भुजा गुणे √2 होता है। वही वर्ग हो और वर्ग का विकर्ण पूछेगा तो भुजा गुणे √2 कर देना। यदि वर्ग का परिमाप कह रहा हो तो 4 गुणे भुजा होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भाई साहब, भुजा का स्क्वायर कर दो, भुजा को a कहते हैं, a का स्क्वायर कर दो। आयत का विकर्ण क्या होता है? अंडर लंबाई प्लस चौड़ाई स्क्वायर, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, भाई बचपन से पढ़ते आ रहा है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि LB होता है। घन का विकर्ण क्या होता है? भुजा गुणा √3। घन का क्षेत्रफल क्या होता है? 6 गुणे भुजा स्क्वायर। घन का आयत क्या होता है? भुजा स्क्वायर। घनाभ का विकर्ण क्या होता है? ये तो सारे के सारे बचपन में पढ़े हुए हैं, है ना। इसमें क्या ही समस्या है? घनाभ का क्या होता है मेरे भाई? तो √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस, मतलब विकर्ण पूछे तो h स्क्वायर। घनाभ का क्षेत्रफल 2 × LB प्लस BH प्लस HL होता है, जो कि बचपन से पढ़े हुए हैं। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है भाई? 2 पाई RH होता है। ध्यान से देना, जो बेलन है इस प्रकार से आपकी बेलन होती है। ठीक है मेरे भाई। तो इसमें ऊंचाई भी होती है, तो ऊंचाई होती है तो इसलिए 2 पाई RH कर देंगे। घनाभ का आयतन क्या होता है? LBH होता है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई RH प्लस 2 पाई R स्क्वायर। ठीक है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई r स्क्वायर h होता है, यदि बेलन की आयतन कहा जाए तो। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा बट्टे 4, यानी कि a/4 गुणे √4 गुणे b स्क्वायर में से a स्क्वायर, है ना। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? हीरोन के सूत्र से। ये 9th में आप पढ़े होंगे, 10th में इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, मैंने यहां पे भी इसे नोट करा दिया। 9th में जब आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, हीरो या हीरोन का सूत्र या हीरो का सूत्र आप पढ़े होंगे। सही बात है। चलो, गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर। अर्धगोले का ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई r स्क्वायर। अर्धगोले का क्या होता है तब? 3 पाई r स्क्वायर। शंकु का तिर्यक ऊंचाई क्या होता है? तो √h स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r है। शंकु का वक्र संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? तब पाई r प्लस पाई r स्क्वायर। शंकु का आयतन क्या होता है? तो शंकु का आयतन जो होता है वो 1/3 गुणे पाई r स्क्वायर h होता है। छिन्नक के बारे में बात करेगा तो पाई इंटू r1 प्लस r2 इंटू l होता है। शंकु के छिन्नक की संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? आप फॉर्मूला याद कर लो, मैं आपको जब सॉल्व कराऊंगा इस पे बन जाएगा, इसलिए मैं इस पे बोलते जा रहा हूं कि ये चीजें होता है, क्योंकि इसमें समझाने वाला चीज तो है ही नहीं। ये जब तक क्वेश्चन आप में नहीं बनाओगे, उसमें ऊंचाई, उसमें छिन्नक वाला सब कुछ दिया गया होगा, तभी समझ में आएगा, इसलिए फॉर्मूला याद कर लो। ठीक है। शंकु के छिन्नक आयतन क्या होता है? तो ये इतना होता है। माध्य बराबर क्या होता है? सिग्मा fx होता है बटा n होता है। ये एक माध्य क्या होता है? एक माध्य होता है प्रेक्षण का योग बटा प्रेक्षण की संख्या, जो कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। बहुलक का क्या होता है? इस तरीके से होता है। ठीक है। और माध्य के क्या होता है भाई? l प्लस n/2 इंटू सी एफ माइनस f/i होता है। बहुलक क्या होता है? ये सारी की सारी चीजें जब आपको सॉल्व कराया जाएगा तभी समझ में आएगा, इसलिए आप सिर्फ आप याद करके रखो इतना।
बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य होता है। माध्य को माध्यिका भी कहा जाता है, इस बात को याद रखना। और संभव घटना की प्रक्रिया कितनी होती है? 0। संभव घटना की प्रक्रिया कितना होती है? 0 और 1 के बीच में होती है। और निश्चित घटना की प्रक्रिया कितनी होती है मेरे भाई? 1 होती है। इस बात को याद करके रखना। ये लास्ट है अब 2। अनिश्चित घटना की प्रक्रिया, भाई मेरे यहां पे गलती हो गई है ना, 0 1 के बीच में होती है, ये गलती हो गई है, 1 2 जगह गलती, तो उसको सुधार लेना। प्रक्रिया क्या होता है भाई? घटनों की संख्या बटा कुल घटनों की संख्या। तो इस तरीके से आपके पूरे के पूरे फॉर्मूले होते हैं। अब मुझे बताओ कि फॉर्मूले में तुम्हें कहां दिक्कत है? नहीं दिक्कत होगा। जो आपके लास्ट के 3-4 चैप्टर है इसको समझना होता है। सांख्यिकी जो है ना, और आपका प्रक्रिया जो है, और क्षेत्रफल वाला, इसे जब तक क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे तब तक फॉर्मूला कितना बार भी रट लो भूल ही जाओगे, क्योंकि उसमें कोई यूनिक तरीका नहीं होता है, कोई यूनिक ट्रिक नहीं होता है। ओके मेरे बच्चे, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग सारी फॉर्मूले एक साथ ले लिए हैं, मतलब पढ़ लिए, समझ लिए अच्छा से। और आज शाम 7 बजे जुड़ो, क्योंकि आज आपकी क्रैश कोर्स का चौथा दिन में आपको पढ़ाएंगे, मतलब चौथा दिन तो नहीं है, 5वां 6ठा दिन है। इसमें आपको पढ़ाएंगे चौथा चैप्टर, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण को आज पूरा खल्लास करने वाले हैं बहुत ही सुंदर तरीके से। ओके साथियों, लव यू, टेक केयर, बाय।